गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ रामायस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रगतिवादी युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रगतिवादी युग के बाद साथ साथ हम यहाँ पर प्रयोगवाद के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रयोगवाद के बारे में भी पढ़ेंगे। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी आधुनिक काल के अंतर्गत, तो हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो छायावाद युग से संबंधित थी, यानी कि छायावाद पर जो है हमारी लास्ट क्लास हुई थी। जब हमने आधुनिक काल के बारे में जो है बात करी थी, यानी कि आधुनिक काल में जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, और फर्स्ट क्लास में जो है हम भारतेंद्र युग के बारे में बात करी थी। तो वहां पर हमने देखा था कि आधुनिक काल की जो है शुरुआत कब से कब तक होती है, यानी कि आधुनिक काल जो है कब से कब तक चलता है, इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से कवि आते हैं, कौन से कवि यानी कि कौन से युग के जो है कौन से कवि हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो है हमने बात करी थी। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में देखें तो आधुनिक काल की हमने शुरुआत जब हुई थी 1850 से 1900 तक जो है देखा था। आधुनिक काल में सबसे पहला युग आता है जिसका नाम होता है भारतेंद्र युग, यानी कि सबसे पहली जो शुरुआत होती है तो भारतेंद्र युग से शुरुआत होती है, और जिसका समय है यानी कि 1850 से 1900 तक चलता है। फिर 1900 से जो है द्विवेदी युग चलता है। 1900 में जो है भारतेंद्र युग समाप्त हो जाता है, और फिर यहीं से शुरुआत होती है द्विवेदी युग। 1900 से 1918 तक चलता है द्विवेदी युग। 1918 में जो है ये समाप्त हो जाता है, और फिर 1918 से ही शुरुआत होती है छायावादी युग की, जो कि चलता है छायावादी युग 1918 से 1936। और आज जो हम देखने वाले हैं प्रगतिवादी युग के बारे में, तो प्रगतिवादी युग 1936 से, यानी कि 1936 तक जो है, 1936 में छायावाद युग समाप्त होता है, और फिर यहीं से शुरुआत होती है सॉरी 1936 से ही शुरुआत होती है प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद युग की जो है यहीं से शुरुआत होती है 1936 से ये 1943 तक ये चलता है। ठीक है, 1936 से 1943 तक चलता है। अब अगर हम यहाँ पर प्रगतिवाद के बारे में जानते हैं तो आपके दिमाग में जो है ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग से आपको यहाँ पर क्या अलग पढ़ना है, कौन से सुधार यहाँ पर हुए थे, किन चीजों पर जो है यहाँ पर बल दिया गया है, और किन चीजों पर जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, कौन से लेखक या कवि ने जो है क्या चीजें कही हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो प्रगतिवाद के बारे में अगर हम जाने तो प्रगति के अगर हम अर्थ की बात करें तो सिंपल सा इसका अर्थ होता है, प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना। आगे बढ़ना अर्थात हम कह सकते हैं कि जो साहित्य जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होता है वह क्या है, वह प्रगतिशील साहित्य कहलाता है। अब हम यहाँ पर जैसे हमने भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग के कवियों की बात करी थी कि यानी कि भारतेंद्र युग की जो है स्थापना किसने करी थी, भारतेंद्र युग में कौन कौन से कवि जो है प्रसिद्ध रहे हैं, द्विवेदी युग में जो है कौन से कवि प्रसिद्ध रहे हैं, किसने जो है स्थापना करी थी, और साथ ही हमने छायावाद युग के 4 स्तंभों के बारे में बात करी थी। यानी कि 4 स्तंभ का मतलब है कि 4 प्रमुख कवियों के बारे में बात करी थी। इसी प्रकार से आज जो हम बात करने वाले हैं प्रगतिवाद के बारे में, प्रगतिवाद के कवियों की बात करें तो इनमें से जो है आ जाते हैं प्रगतिशील कवियों में सुमित्रानंदन पंत, जिनको हम पंत से जानते हैं, और दूसरे कवि आ जाते हैं शिवमंगल सिंह। शिवमंगल सिंह और अगले कवि आ जाते हैं प्रगतिवादी कवि उदय शंकर भट्ट, नागार्जुन, जिनके बारे में आगे हम देखेंगे। इनकी कई सारी कविताएं हैं और कई सारी इन्होंने जो है कविताएं लिखी हैं, तो इनके बारे में भी जो है हम आगे बात करने वाले हैं। इनकी कुछ पंक्तियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो अगले कवि जो है आ जाते हैं नागार्जुन, इनके बाद जो है नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल,
रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो ये सब कवि जो है ये कौन है, ये प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि अगर हम प्रगतिवाद के बारे में बात करते हैं, अगर हम प्रगतिवाद यानी कि एक पूरे कह सकते हैं युग के बारे में अगर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है यहाँ पर कि प्रगतिवाद की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है, ठीक है। प्रगतिवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रगतिवाद की शुरुआत, प्रगतिवाद की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है, यानी कि इसका जन्म जो है प्रगतिवाद का एक पूरे युग का कह सकते हैं कि कहाँ से होता है। तो प्रगतिवाद की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये जो है 1936 में शुरू होता है, जो कि 1943 तक चलता है। देखिए प्रगतिवाद जो है ये एक संगठित रूप में हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ जो है वो प्रगतिशील लेखक संघ के द्वारा जो है 1936 ईस्वी में लखनऊ में एक अधिवेशन का जो है आयोजन किया गया था, तो वहां से होती है और जिसकी अध्यक्षता जो है प्रेमचंद ने करी थी। और इसमें इन्होंने कहा था कि साहित्य का जो उद्देश्य है वो दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें जो है यहाँ पर प्रेमचंद ने कही थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें ये भी देखना है कि क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर आपको भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से और छायावाद युग से जो है यहाँ पर अलग पढ़ने को मिलेंगी। किन चीजों पर जो है यहाँ पर बल दिया गया है, किन चीजों पर जो है आपको सुधार देखने को मिलेगा, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाली है। देखिए यहाँ पर आपको जो चीजें पढ़ने को मिलेंगी तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रगतिवाद में रूढ़ियों का जो है यहाँ पर विरोध देखने को मिलेगा। रूढ़ियों का विरोध यानी कि समाज में कह सकते हैं कि जो रूढ़ियां फैली हुई थी, जो अंधविश्वास फैले हुए थे, तो उनका जो है यहाँ पर आपको विरोध देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगी वो शोषकों के प्रति, जो शोषक वंश है, जो शोषक वर्ग है, शोषकों के प्रति विद्रोह, और जो शोषित वंश है जिसका शोषण किया जाता है, जो दबे कुचले हुए लोग हैं, तो उन पर उनके प्रति जो है यहाँ पर आपको सहानुभूति देखने को मिलेगी, ठीक है। तो शोषक के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषितों के प्रति सहानुभूति। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ पर जो है आपको क्रांति की भावना देखने को मिलेगी। हालांकि इनको जो है अभी हम आगे देखेंगे कि किन चीजों पर जो है विरोध किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्रांति की भावना देखने को मिलेगी। यथार्थ चित्रण आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यथार्थ चित्रण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर जो है आपको मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। सॉरी, मानवतावादी दृष्टिकोण जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर जो है आपको मार्क्स का गुणगान भी देखने को मिलेगा, जिसको एक हम मार्क्सवाद के बारे में जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, गांधीवाद के बारे में जो है आपके सिलेबस में है, और अम्बेडकर के बारे में जो है आपके सिलेबस में है, और लोहिया विचार के बारे में सिलेबस में है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम अगली क्लास में बात करेंगे, जो कि एक ये मार्क्सवाद और ये मतलब जितने भी आपके सिलेबस में हैं ये चीज़ें, तो इनके बारे में जो है हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो है यानी कि प्रगतिवादी युग में जो है आपको मार्क्स का गुणगान देखने को मिलेगा।
सांस्कृतिक समन्वय जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नारी भावना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वेदना चित्रण देखने को मिलेगा, शिल्प योजना, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसकी परिचय के बारे में, प्रगतिवाद के परिचय के बारे में। अभी तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है, और क्या क्या चीजें जो है आपको भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग के अलग जो है यहाँ पर क्या चीजें पढ़ने को जो है मिलेंगी और क्या सुधार जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं प्रगतिवाद के परिचय के बारे में, तो ये तो आपको पता है कि इसकी शुरुआत जो है 1936 से होती है और 1943 तक ये हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे जो है प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत जो होती है वो 1936 से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जैसे कि हमने बात करी, जो कि लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में जो है इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, प्रेमचंद ने कहा था कि इस आंदोलन का इसका जो मतलब है वो ये जो प्रगतिवादी कवि हैं इनका जो मतलब है वो मतलब शोषितों के प्रति मतलब यहाँ पर जो सुधार है ये चीजें जो है तो इनका ये मतलब था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो E.M. फोस्टर एक का है, तो E.M. फोस्टर ने जो है 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना करी थी और 1936 में जो है उसी की एक शाखा के रूप में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना में सज्जाद जाहिर और मुल्क राज आनंद की जो है विशेष भूमिका थी, जो कि आपको याद रखना, ठीक है। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुरू में जो प्रगतिशील लेखक थे तो इन्होंने जो है शुरू में प्रगतिशील लेखक संघ का जो ढांचा था वो काफी उदार था और प्रगतिशील विचार रखने वाले सभी लोग चाहे उनकी विचारधारा कोई भी हो उससे जो है जुड़ते थे, ठीक है, इस संघ से जो है ये जुड़ते थे। और कुछ ही समय से मतलब कुछ ही समय में यहाँ पर मतलब पूरा कंफर्म हो गया था, स्पष्ट हो गया था कि ये जो मंच है ये मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थन को प्रगतिशील होने की शर्त मानता था। और ये जो धारणा थी, ये धारणा स्पष्ट होने के बाद ये जो संगठन था तो इस संगठन में वही रचनाकार बचे थे जो मार्क्सवाद में निष्ठा रखते थे। शेष रचनाकार जो थे उन्होंने जो है स्वयं को इस मंच से अलग कर लिया था और दावा किया था कि प्रगतिशीलता और प्रगतिवाद दो अलग धारणाएं हैं। कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्तमान में जो प्रगतिवाद है तो प्रगतिवाद से आशय उन कवियों के आंदोलन से है जो मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर अपनी विषय वस्तु और चेतना प्रक्रिया जो है निर्धारित करते हैं। और ऐसे कवियों में अगर हम बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन गजानन माधव मुक्तिबोध और केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, रामविलास शर्मा आदि ये जो है प्रमुख लेखक हैं। दिनकर भी हैं, काफी हद तक हम कह सकते हैं कि दिनकर भी है प्रगतिवाद की धारा में जो है शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम दिनकर की बात करें तो ये जो है ये सिर्फ मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबंध ना होकर के कई विचारधाराओं में संतुलन साधने की कोशिश करते हैं दिनकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आखिर प्रगतिवाद की भूमिका प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि या फिर हम यहाँ पर कहें क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ लोगों का आरोप है, यानी कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि प्रगतिवाद जो है एक ये विदेशी विचारधारा पर टिका हुआ आंदोलन है और इसका जो इसकी जो भारतीय परिस्थितियां हैं तो इससे जो है कोई संबंध नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह आरोप जो है वो निराधार है। अगर हम ध्यान से देखें इसे तो 1930 के दशक में अगर हम इसे देखते हैं तो 1930 के दशक में भारतीय स्वाधीनता संग्राम को जो है गांधीवाद के बाद जो विचारधारा सर्वाधिक प्रभावित कर रही थी वो जिस विचारधारा थी वो समाजवाद थी, ठीक है।
गांधी जी के बड़े आंदोलन जो है, जैसे हम बात करें असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये जो है दो बड़े आंदोलन जो है विफल हो चुके थे और जनता जो है वैकल्पिक विचारों के प्रति सकारात्मक रुझान रखने लगी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी परिस्थितियां रही हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1917 की सोवियत क्रांति जो हुई थी, तो इस क्रांति ने पूरी दुनिया भर में जो है प्रभाव डाला था और भारत में पूंजीवाद का जो विकास था वो जो है हो रहा था और ट्रेड यूनियन आंदोलन भी जो है जोर पकड़ रहा था यहाँ पर इस टाइम पे। और साथ ही यहाँ पर जो है लेनिन भी जो है घोषणा कर चुका था कि पराधीन जो देश हैं, तो इन देशों में साम्राज्यवाद ही पूंजीवाद का चरम रूप है और उसके खिलाफ जो है संघर्ष ही समाजवादी संघर्ष है। 1929 में अगर हम बात करें तो अमेरिका में जो है आई एक व्यापक मंदी जो है अमेरिका में आई थी और इस मंदी में जो है दुनिया भर में पूंजीवाद के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया था और ये सारी स्थितियां जो थी वो भारतीय जो बुद्धिजीवी लोग थे, तो भारतीय बुद्धिजीवियों को जो है प्रभावित कर रही थी। वहीं 1900 दशक की अगर हम बात 1930 के दशक की अगर हम बात करें तो 1930 के दशक में जो है भारत में किसान और मजदूर आंदोलन जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगे थे। आदिवासियों के आंदोलन भी जो है यहाँ पर काफी जो है जोर पकड़ने लगे थे। महिलाएं भी अपने घरों से निकल के आजादी का रास्ता ढूंढने लगी थी। समाज के सभी जो कुचले वंचित जो लोग थे, तो इन वंचित वर्गों को भी जो है आजादी की लड़ाई भी अपनी अपनी आजादी जो है यहाँ पर इनको नजर आने लगी थी। समाजवाद इस विचारधारा का जो स्वाभाविक प्रतिनिधि होने के कारण जो जनता में लोकप्रियता हासिल कर रहा था, यही जो है ये प्रगतिवादी ये जो परिस्थितियां हैं प्रगतिवादी की, तो ये सारी जो है परिस्थितियां रही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं छायावाद और प्रगतिवाद में संबंध के बारे में। देखिए, छायावाद और प्रगतिवाद की यहाँ पर बात करते हैं तो छायावाद के कवि स्वयं जो है ये 1930 के दशक में समझ चुके थे कि अब जो है रोमानियत का युग समाप्त हो चुका है और अब हिंदी कविता का स्वाभाविक विकास जो है किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के साथ जुड़ने में ही है। ठीक है, छायावादी जो कवि हैं तो इन कवियों पर भी ये विचारधारा प्रभाव डाल रही थी। जो लास्ट की अगर हम बात करें, यानी कि हमने छायावाद के समय के क्या देखी थी, समय के बारे में कि ये जो है 1918 से 1930 तक चलता है, सॉरी 1936 तक चलता है। तो छायावाद में अगर हम लास्ट के समय की बात करें, यानी कि 1936 के आसपास ये छायावादी जो कवि थे, तो 1936 के आसपास की उनकी जो कविताएं थी, इन कविताओं में जो है प्रगतिवादी युग का काफी प्रभाव देखा जाता था। ठीक है, जैसे हम बात करें पंत की, तो पंत ने जो है इस दौर में युगवाणी और युगांत और ग्राम्य जैसी जो है कविताएं लिखी हैं, जिनमें हमें वहां पर देखने को मिलता है कि इन्होंने जो है शहरी और अभिजात रुचियों के विपरीत जो है ग्रामीण और साधारण वर्ग के प्रति निष्ठा दिखती है। ये लिखते हैं युगवाणी में लिखते हैं पंत की, देख रहा हूँ आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूँ जटिल जगत पर जीवन पर जनमन से। ठीक है, तो ये जो कविताएं हैं, इन कविताओं में जो है आपको दिखता है 1936 के दशक की, यानी कि 1936 के आसपास की जो कविताएं जिन कवियों ने जो है लिखी थी, तो वहां पर जो है आपको कहीं ना कहीं प्रगतिवाद जो है थोड़ा मत थोड़ा जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पंत जो है लिखते हैं युगवाणी में अपनी कविता लिखते हैं, युगवाणी में ये लिखते हैं, देख रहा हूँ आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूँ जटिल जगत पर जीवन पर जनमन से। और ये कविता ग्राम्य में भी लिखते हैं कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, मेरी वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये जो है ये ग्राम्य में लिखते हैं। ठीक है, पंत की तरह हम निराला की बात करें तो निराला भी जो है समाजवाद के से प्रेरित नजर आने लगते हैं और इनके एक भिक्षुक, इनकी कविता है भिक्षुक जैसी प्रसिद्ध एक कविता है। तो इनमें अगर हम देखें तो इनमें जो है गरीबों के प्रति करुणा का भाव दिखाई देता है। वह यहाँ पर एक इनकी कविता है वह तोड़ती पत्थर, तो इसमें भी जो है इन कविताओं में भी करुणा के साथ साथ आक्रामक तेवर जो है आपको यहाँ पर नजर आता है।
एक पंक्ति है इनकी, करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। बादल राग की ये जो पंक्तियां हैं तो इनमें जो है ये क्रांति की घोषणा करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखना है। वहीं अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद पर जो है समाजवाद का प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। और एक पंक्ति है, विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, वर्गों की खाई बन फैली, कभी नहीं जी जोड़ने की। महादेवी वर्मा में अगर हम देखें तो महादेवी वर्मा में भी जो है कुछ परिवर्तन यहाँ पर आपको, यानी कि प्रगतिवादी जो कुछ धाराएं हैं, जो प्रगतिवादी अगर हम यहाँ पर कहें जो विचार हैं, तो कुछ महादेवी वर्मा में भी देखने को मिलते हैं। देखिए महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा में जो है समाजवाद की चेतना जो है ये सीधी आंखों से नजर नहीं आती, बल्कि जब वे जगत के एक एक प्राणी के कल्याण की कामना करती हैं तो ये जो है ये माना ही जाता है कि वे जो समाजवाद के बुनियादी मूल हैं सो इससे ये जो है असहमत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रगतिशील व प्रगतिवाद में अंतर क्या होता है। देखिए प्रगतिशील और प्रगतिवाद के अंतर के अगर हम बात करें तो प्रगतिवाद के संदर्भ में एक वैचारिक समस्या जो है वो प्रगतिशील और प्रगतिवाद शब्दों के अंतर को लेकर के है। प्रगतिवादियों की अगर हम बात करें तो प्रगतिवादी जो कवि हैं तो इन कवियों की मान्यता है कि इन दोनों में कोई तात्विक अंतर नहीं है, क्योंकि समाज की जड़ताओं और जो प्रतिक्रियाएं हैं तो प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पहचानने का जो कार्य है वो जो है प्रगतिवादी दृष्टि से ही हो सकता है। और इनका दावा है कि अन्य जो विचारधाराएं हैं या दृष्टिकोण है तो ये जो है यथास्थितिवाद को ही किसी ना किसी रूप में जो है बताए जाते हैं, बताने की जो है यहाँ पर बनाए रखने की जो है यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें रही हैं, ठीक है, प्रगतिशील व प्रगतिवाद के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं प्रगतिवाद का साहित्यिक दृष्टिकोण। प्रगतिवाद का साहित्यिक, आखिर प्रगतिवाद का साहित्यिक दृष्टिकोण क्या रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो मैं पीपीटी में मेंशन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ये सारी चीजें जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है। तो प्रगतिवाद की अगर हम साहित्यिक दृष्टिकोण की बात करें तो प्रगतिवाद जो है मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है, इसलिए यहाँ पर जो है इनका जो साहित्य है, साहित्य संबंधी दृष्टिकोण प्रायः वही है जो मार्क्स और लेनिन में तथा अन्य जो मार्क्सवादी विचारक हैं तो इनके द्वारा जो है जो प्रस्तुत किया गया है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, प्रगतिवाद और साहित्यिक दृष्टिकोण से कुछ विशेषताएं हैं। तो इनकी विशेषताओं में जो है आपको देखने को मिलेगा, जो मार्क्सवाद के अनुसार अगर हम बात करें तो साहित्य स्वायत्त या स्वतंत्र संरचना नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है समाज की जो उत्पादन प्रणाली है तो इस उत्पादन प्रणाली का एक ही उप उत्पाद है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी समाज का जो साहित्य है वहाँ की अर्थव्यवस्था के स्वरूप से तय होता है। जैसे हम बात करें महाकाव्य सामंतवादी समय से ही जो है लिखे जाते थे, जबकि उपन्यासों की बात करें तो जो उपन्यास है उपन्यासों का अनिवार्य संबंध जो था वो उत्पादन की औद्योगिक तथा पूंजीवादी प्रणाली से था, ठीक है। यहाँ पर आपको जो दूसरी विशेषता देखने को मिलेगी तो साहित्य जो है निरुद्देश्य नहीं होता है बल्कि सोद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है कि शोषित वर्ग को उसके शोषण के प्रति जो है जागरूक बनाना तथा क्रांति के लिए जो है तैयार करना। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि यहाँ पर जो है आपको क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर जो दबे कुचले लोग थे तो उनने भी जो है यहाँ पर अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाना जो है शुरू कर दिया था। जो महिलाएं थी तो वो भी जो है घरों से निकाल करके जो है अपनी आजादी के लिए बाहर, यानी कि घरों से जो है बाहर निकलने लगी थी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर रहे हैं अगली जो यहाँ पर आपको विशेषता देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है साहित्य में मुख्य महत्व जो है वस्तु का देखने को मिलेगा, ना कि रूप का। रूप या शिल्प तो वस्तु के अनुसार जो है
स्वतः परिवर्तित होता है, क्योंकि जो शिल्प होता है वो शिल्प वस्तु का उप उत्पाद होता है। और आगे चल करके जॉर्ज लुकास के बारे में अगर हम देखें, तो जॉर्ज लुकास ने जो है इस नजरिए को थोड़ा सा बदला है और शिल्प को जो है, शिल्प को भी जो थोड़ा सा महत्व दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वही फोर्थ यहाँ पर जो आपको विशेषता देखने को मिलेगी, तो साहित्यकार में साहित्यिक रचना करने की क्षमता ना तो जन्म जन्मांतरी होती है, ना ही ईश्वर द्वारा जो है वो प्रदान की जाती है, यानी कि ईश्वर के द्वारा जो ना ही ये प्रदत्त होती है, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर पर ही उसकी जो चेतना है वो निर्भर रहती है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक भिन्नताएं होती हैं, इसलिए सभी की जो चेतना है, तो सभी की चेतना में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। कभी की विशेषता जो है मात्र इतनी है कि उसकी जो चेतना है वो रचनात्मक लेखक में अधिक सामर्थ्य होती है, ठीक है। और अगली यहाँ पर आपको प्रगतिवाद के साहित्य के रूप में जो आपको यहाँ पर विशेषताएं देखने को मिलेंगी, कि कोई भी रचनाकार जो है वो समाज से स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं होता है, बल्कि उस साहित्यिक दायित्वों से जो है ज्यादा बड़े उसके जो सामाजिक और मानवीय दायित्व होते हैं। और इन्हीं दायित्वों के तहत इसके लिए जो आवश्यक होते हैं, वो जो शोषित वर्ग और न्याय दिलाने की प्रक्रिया में जो है ये सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है प्रगतिवाद साहित्यिक दृष्टिकोण के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रगतिवाद और चेतना के बारे में। प्रगतिवाद और चेतना, प्रगतिवाद और चेतना की बात करें तो प्रगतिवाद का चेतना संबंधी विचार जो है वो मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित है। और मार्क्सवाद का दार्शनिक जो चिंतन है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है, जिसमें अगर हम बात करें तो भौतिकवाद का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड की अंतिम सत्ता जो है वो अपनी प्रकृति में भौतिक है, ना कि आध्यात्मिक या चेतन। ईश्वरवादी विचारक जो है ईश्वर रूपी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से जगत की व्याख्या करते हैं, जबकि भौतिकवाद जो है भौतिकवाद का दावा होता है कि ये जो जगत है ये जगत की अंतिम सत्ता है और ईश्वर के निरर्थक कल्पना मात्र है, ठीक है। चेतना की व्याख्या अगर हम करें, चेतना की अगर हम व्याख्या करते हुए देखें, तो मार्क्स ने माना है कि भौतिक जो है भौतिक शरीर का एक ही गुण है, ना कि आत्मा जैसे किसी जो आध्यात्मिक जो है सत्ता का है। मानव का शरीर जो है वो एक ही ऐसी भौतिक संरचना है जिसमें चेतना के गुण के रूप में जो है आपको अभिव्यक्त होती है, यानी कि ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। अब हम आगे अगर हम बात करें तो प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद में अगर हम देखें तो समान चेतना ये होती है, समान चेतना का ये सिद्धांत अपनाया जाता है कि इसकी जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो मुक्ति वेद की कविता है, अंधेरे में इनकी कविता है। तो मुक्ति बोध जो है कविता में कहते हैं कि पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता, छल नहीं सकता जन को मुक्ति के मन को, ठीक है। तो ये जो है मुक्ति बोध कहते हैं, अंधेरे में इनकी कविता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, जैसे हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि यहाँ पर जो है आपको इन तीनों योगों से जो है अलग यहाँ पर आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें, यानी कि विशेषताओं की बात करें, मुख्य रूप से प्रगतिवादी प्रवृत्तियां या फिर हम कहें विशेषताएं, तो यहाँ पर आपको जो पहली विशेषता इनके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, संवेदना या भाव पक्ष के बारे में अगर हम बात करें, संवेदना या भाव पक्ष। देखिए, संवेदना और भाव पक्ष में जो आपको पहली विशेषता देखने को मिलेगी, मार्क्सवाद में विश्वास। प्रगतिवादी युग में जो है मार्क्सवाद में विश्वास किया जाने लगा था, मार्क्सवाद में विश्वास।
देखिए, मार्क्सवाद में विश्वास की अगर हम बात करें तो प्रगतिवादी चिंतन जो है वो मार्क्सवादी है, यानी कि प्रगतिवादी जो कवि हैं, इनकी जो सोचने समझने की जो यहाँ पर जो बदलाव किए गए हैं और जो चीजें किए गई हैं, तो ये जो है ये मार्क्सवादी है। प्रगतिवादी कवि जो है वो साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार अगर हम देखें तो पूंजीवाद व्यवस्था जो है हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके बाद जो है पहले समाजवादी तथा अंत में जो है साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई जो शोषक और शोषित, जो शोषक वर्ग है और शोषित जो है, जो शोषक है वो जो है शोषित नहीं रहेगा। ठीक है, ये कभी जो है वो सोवियत संघ में क्रांति का परचम फैलाने वाली मजदूर सेना को आदर के भाव से देखते हैं। और एक मुक्ति बोध की कविता है, एक इनकी पंक्ति है इनकी मुक्ति बोध की, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। तो ये जो है मुक्ति बोध कहते हैं। देखिए, जितने भी कविताएं वगैरह हैं तो आपके एग्जाम में जो है जरूर एक दो जो कविताएं हैं, जो पंक्तियां हैं, तो एक दो पंक्तियां आती ही हैं एग्जाम में, तो इनको भी जो है आपको याद रखना है इनके माध्यम से। दूसरी यहाँ पर पंक्ति कही गई है, नरेंद्र शर्मा कहते हैं इसके बारे में, मार्क्सवाद में विश्वास यानी कि जो दबे कुचले, जो शोषित वर्ग, शोषित वंचित जो लोग थे, उनमें जो आपको बदलाव देखने को मिलता है यहाँ पर। तो नरेंद्र शर्मा एक कविता लिखते हैं, इनकी पंक्ति है कि लाल रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, लाल रूस का दुश्मन दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों की। तो ये जो है नरेंद्र वर्मा लिखते हैं। और दूसरी विशेषता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरी विशेषता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी समाजवादी यथार्थवाद। समाजवादी यथार्थवाद। देखिए, समाजवादी यथार्थवाद की अगर हम बात करें तो प्रगतिवादी जो कवि थे, तो इन कवियों ने जो है यथार्थवाद में विश्वास रखते थे, और ये जो है आदर्शवाद या हम कहें कि अध्यात्मवाद में जो है ये विश्वास नहीं रखते थे। इनका जो यथार्थवाद है और समाजवाद जो है ये मान्यताओं पर ये जो है आधारित होते थे। इनकी अगर हम बात करें तो मानव की यथार्थ को जो है निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति जो है वो अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने स्वयं कहा है कि सारा जो चिंतन है वो सारा चिंतन और सारी संस्कृति जो है वो पेट भरने के बाद ही जो है अस्तित्व में आती है, और यही भाव जो है इन कवियों का भी जो है देखने को मिलता है। और नागार्जुन की एक पंक्ति है, नागार्जुन कहते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। ठीक है, तो ये जो है ये नागार्जुन पंक्ति लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तीसरी विशेषता क्या देखने को मिलेगी? तीसरी विशेषता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी पूंजीवादी व्यवस्था में घृणा। पूंजीवादी व्यवस्था में घृणा। घृणा। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में अगर हम घृणा की बात करें तो प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का जो है एक जो केंद्र था वो पूंजीवादी व्यवस्था व पूंजीवादी वर्ग था। और मार्क्स के अनुसार अगर हम बात करें तो पूंजीपतियों द्वारा जो है स्थापित उद्योगों में उत्पादन का जो कार्य था वो मजदूर करते हैं, किंतु उससे पैदा होने वाले जो धन है उन धन को पूंजीपति जो है वो हड़प कर जाते हैं, और इस अधिशेष को जो है, इस अधिशेष मूल को जो है वो हस्तगत करके जो है मजदूर को शोषण करते हैं, मजदूर का जो है शोषण करते हैं। इसीलिए जो प्रगतिवादी कवि हैं ये जो है पूंजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं। और एक मुक्ति बोध की पंक्ति है, मुक्ति बोध कहते हैं कि तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ है। ठीक है, तो ये जो है ये मुक्ति बोध कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में घृणा करते हुए इसमें जो है ये पंक्ति। ठीक है, अब अगली विशेषता जो है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी? शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था का भाव यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शोषितों के प्रति सहानुभूति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
हमने सहानुभूति, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या बात करी थी कि यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, शोषक के प्रति जो है आपको विद्रोह देखने को मिलेगा, और जो शोषित वंचित जो लोग हैं उनके प्रति जो है आपको यहाँ पर सहानुभूति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो शोषितों के प्रति सहानुभूति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए, जो प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की जो है चक्की में पिसते हुए मजदूर एवं जो किसान वर्ग हैं, तो मजदूर और किसान वर्गों के प्रति जो है करुणा व आस्था का जो है यहाँ पर भाव आपको देखने को मिलता है। और कवियों का जो गहरा विश्वास है कि जो मजदूर है, मजदूर व किसान वर्ग के जो जो वंचित और दबे कुचले हुए जो लोग हैं, वो समाज की नियत की जो है बदलने की शक्ति रखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ अग्रवाल की एक पंक्ति है, ये लिखते हैं कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो ये जो है, ये केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, शोषितों के प्रति सहानुभूति रखते हुए जो है ये पंक्तियां लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको एक और विशेषता यहाँ पर देखने को मिलेगी, सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। आपको यहाँ पर जो है सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आपने ये सारी चीजें जो है समझ ली, तो आपको इसमें यानी कि द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावादी युग और प्रगतिवाद युग के बारे में, और अभी हम इसके बाद देखेंगे प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी यानी कि समकालीन कविताओं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको सबसे यहाँ पर जानना जो जरूरी है कि आखिर इनमें क्या क्या बदलाव किए गए थे, और इन मेन रूप से अगर हम बात करें कि इस युग के जो कवि थे, तो इनका जो है नजरिया कैसा था, इनका रुझान कैसा था, इन कवियों ने जो है किस चीजों पर जो है बल दिया है, क्या सुधार किए गए हैं, तो ये जो है सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर जानना जरूरी। ठीक है, तो अगली यहाँ पर आपको विशेषता देखने को मिलेगी, सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन, देखिए, सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन की बात करें तो जो प्रगतिवादी कवि हैं, तो इन कवियों ने जो है सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन जो है ये चाहते हैं। और ये जो परिवर्तन है, ये हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं है, बल्कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। और ये परिवर्तन आमूल चूल होगा, व्यवस्था में नहीं होगा, व्यवस्था का होगा। ठीक है, एक पंक्ति है दिनकर की। दिनकर कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोराहे समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली खाली करो कि जनता आती है। तो ये जो है ये दिनकर लिखते हैं। ठीक है, प्रगतिवादियों की स्पष्ट धारणा यह भी है कि वर्ग संघर्ष के बीच का कोई रास्ता जो है वो नहीं होता है जो शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं है, और जो शोषक वर्ग है वो जो है शोषक वर्ग के पक्ष में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो आपको अगली अगली जो यहाँ पर आपको विशेषता देखने को मिलेगी, राष्ट्रीय चेतना। देखिए, राष्ट्रीय चेतना की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रगतिवादी कवि भी जो है राष्ट्रीय चेतना की राष्ट्रीयता की जो है चेतना से युक्त है। पर उनके लिए जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता का अर्थ जो है वो छायावादी कवियों जैसा नहीं है, बल्कि छायावादी कवियों से अलग है। ये कवि जो है ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, ना ही इन्हें राष्ट्र के गौरवमयी अतीत या महान दर्शन के प्रति जो यहाँ पर भावुक होना पसंद है। ये जो कवि हैं, ये राष्ट्र के महत्व और राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। और एक नागार्जुन की पंक्ति है, नागार्जुन लिखते हैं कि जहां न भरता पेट, देश वह कैसा भी हो महानरक है, कागज की आजादी मिलती ले लो दो दो आने में। ठीक है, तो ये जो है ये नागार्जुन लिखते हैं राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत। अब अगली यहाँ पर आपको विशेषता क्या देखने को मिलेगी, राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
प्रगतिवादी कवियों की बात करें तो प्रगतिवादी जो कवि हैं तो इन कवियों ने कई अन्य कवियों की तरह जो है ये राजनीति से दूर नहीं भागते हैं, बल्कि ये जो कवि हैं ये राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। और ये जो है ये उदारवादी लोकतंत्र का जो है अंध समर्थन करने के स्थान पर ये जो है आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करते हैं और बताते हैं कि तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः जो है किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों की ही जो है सुरक्षा व अभिव्यक्ति करता है। और एक पंक्ति है नागार्जुन की पंक्ति है कि इनकी पंक्ति है, ये लिखते हैं कि खादी ने मलमल से चुप चुप 60 गांठ कर डाली, बिरला टाटा डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली, लूटपाट के काले धन की करती रखवाली, पता नहीं दिल्ली की देवी गौरी है या काली, श्वेत श्याम रत्नार आँखियां निहार के, सिंडिकेटी प्रभुओं की पगधूरी झार के, लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, खिले हैं दांत ज्यों दाने अनार के, आए दिन बहार के। तो ये जो है ये नागार्जुन लिखते हैं और ये सारी की सारी जो पंक्तियां हैं, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ये सारी की सारी जो पंक्तियां हैं तो आपको याद रखनी है। बाकी आपको सिलेबस पीडीएफ के अंतर्गत जो है ये सारी पंक्तियां जो है ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको अगली विशेषता भी देखने को मिलेगी। वो विशेषता यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, ग्राम्य प्रकृति। ग्राम्य प्रकृति जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसके अंतर्गत, यानी कि प्रगतिवाद के अंतर्गत। देखिए जो प्रगतिवादी कवि है ये कवि प्रकृति को जो है ये सैलानी की नहीं किसान की आंखों से देखते हैं, क्योंकि ये कवि जो है वो जन के प्रतिनिधि है और अभिजात वर्ग के नहीं है। इनके यहाँ जो गुलाब का सौंदर्य है तो गुलाब के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य से लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये जन सामान्य के जीवन से जुड़े हुए हैं। और एक कविता है, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगरा चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो ये जो है ये लिखते हैं। और प्रकृति का जो मानवीकरण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये जो है ये प्रगतिवादियों ने भी किया है। इनकी निगाह से अगर हम देखें तो इनकी निगाह आम आदमी की निगाह है और ये अपने आसपास की जो प्रकृति है उसको देखते हैं। और जिसे जो छायावादी कवियों की अगर हम बात करें तो छायावादी कवि जो है, छायावादी कवियों की भाषा में से जो है भदेश कहा जाता है, ठीक है। देखिए सिंपल सा यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो यहाँ पर आपको प्रगतिवादी युग में यानी कि जो ग्राम्य प्रकृति जो देखने को मिलती है, तो ये जो है का जो गुलाब होता है तो गुलाब को जो है ये चने की भांति देखते हैं, यानी कि जो चना होता है तो गुलाब का जो सौंदर्य है, गुलाब के सौंदर्य के स्थान पर जो ये चने के सौंदर्य की भांति जो है ये देखते हैं, ठीक है। और जो छायावादी युग के जो कवि हैं तो वो जो है इसे भदेश कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। और हाँ, इसमें एक पंक्ति है, नागार्जुन लिखते हैं ग्राम्य प्रगति में, इनकी पंक्ति है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो ये जो है ये नागार्जुन कहते हैं, ठीक है। प्रकृति के प्रति जो है किसी किसान या ग्रामीण का लगाव किस स्तर का होता है, इसी केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां है उसमें जो है दिखता है। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर जो है वापस आया, ठीक है। प्रगतिवादियों का जो प्रकृति चित्रण है वो वर्ग संघर्ष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। छायावाद में जो प्रकृति आपको देखने को मिलती है, जो छायावाद में जो प्रकृति कवि को अपनी गोद में आश्रय देती थी, और ये जो प्रकृति है ये हमें प्रगतिवाद में अगर हम देखें तो प्रगतिवाद में आकर के क्रांति का संकेत देने लगती है। और एक पंक्ति है, पंक्ति ये है कि तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा, घूसे कसकर तोड़ रहा ये चट्टानी, ये तोड़ रहा है
तट चट्टानी, ये जो है पंक्ति, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको प्रेम वर्णन देखने को मिलेगा, प्रेम वर्णन देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत देखिए, प्रेम वर्णन की अगर हम बात करें तो प्रेम साहित्य के प्रत्येक गुण का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, और प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद भी जो है इससे अछूता नहीं है। यानी कि हमने देखा था छायावाद युग में भी हमने बात करी थी, तो वहां पर भी जो है आपको कहीं ना कहीं जो प्रेम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी जो है प्रेम का वर्णन किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रेम यहाँ पर भी जो है आपको देखने को मिलता है। और यहाँ जो प्रेम देखने को मिलता है, तो यहाँ प्रेम जो है वो साहचर्य एवं सहजीवन से उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए ये जो कवि हैं, तो इन कवियों को प्रकृति की गोद में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ये जो है ये श्रम करते समय भी महसूस करते हैं। और प्रेम जो है, ये प्रेम साधारण जीवन का हम कह सकते हैं कि सहज अंग है, ये किसी विशेष परिस्थिति की मांग नहीं करता है। और यहाँ पर जो आपको प्रेम देखने को मिलेगा, तो प्रेम जो है समाज से काटता भी नहीं है, बल्कि ये जो है ये व्यक्ति के सामाजिक होने की भावभूति करता है। एक त्रिलोचन की पंक्ति है, त्रिलोचन कहते हैं कि मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा प्रेम तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो है ये पंक्ति कहते हैं त्रिलोचन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं शिल्पों को लेकर के, जो है यहाँ पर आपको क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो शिल्पगत अगर हम यहाँ पर विशेषताओं की बात करें, तो प्रगतिवादी आंदोलन जो है ये मूल रूप से कथ्य का आंदोलन था, शिल्प का नहीं है ये। यहाँ पर जो है इसके अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर शिल्प एक कथ्य का यहाँ पर जो है उत्पाद होता है। और प्रगतिवादी जो कविता है, ये कविता सर्वहारा व श्रमिक की पक्षधर होने के नाते इस दायित्व बोध से युक्त है कि कविता जो है वो शिल्प की चमक दमक से लदी हुई नहीं है, बल्कि ये जो यहाँ पर कविता है वो आम आदमी के लिए बोधगम्य होनी चाहिए। इन कविताओं में इन्हें जो है कविता में उसी जन प्रभाव की तलाश है जो पोस्टरों में दिखाई देती है। और मुक्तिबोध ने स्वयं कहा है, मुक्तिबोध की एक पंक्ति है, चंद्र है सविता है, पोस्टर ही कविता है, ठीक है। तो मुक्तिबोध में जो है, मुक्तिबोध ने जो है कहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि काव्य रूपों को लेकर के आपको यहाँ पर क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। काव्य रूपों की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो प्रगतिवादी जो काव्य है, तो इसमें जो है प्रबंधात्मकता का अभाव है, क्योंकि ये जो कविता है ये कविता संघर्ष की कविता है। ऐसी कविता में जो है प्रबंध की, अनुशासन की उपस्थिति जो है वो नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि प्रबंध के अनुशासन में इसकी जो उपस्थिति है वो संभव नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाषा को लेकर के जो है क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, भाषा को लेकर के अगर हम यहाँ पर बात करें, तो प्रगतिवादी कवि जो है वो सहज भाषा का प्रयोग करते थे, जो जन साधारण की भाषा थी, यानी कि आम बोलचाल की जो भाषा थी जो है, तो प्रगतिवादी जो कवि हैं इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। छायावाद में अगर हम बात करें, तो छायावाद ने जीवन की भाषा और काव्य की भाषा में जो अंतराल पैदा किए थे, यानी कि वहां पर हमने क्या देखा था कि कुछ वहां पर आपको अंतराल देखने को मिलते थे, ब्रज भाषा और खड़ी बोली को लेकर के जो है कुछ वहां पर आपको चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल सा याद रखना है कि प्रगतिवादी कवियों की जो भाषा है वो सहज भाषा है, यानी कि सरल भाषा है, जन साधारण की भाषा है, जन जन तक जो भाषा बोली जाती है, आम बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि सभी की भाषा एक सामान्य सरल बिल्कुल यहाँ पर जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है इन कवियों के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर हम कुछ लोक धुन को लेकर के जो है यहाँ पर बातें कर लेते हैं। देखिए, लोक धुन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो काव्य है इस काव्य में लोक धुनों पर जो है विशेष बल दिया गया है। और प्रगतिवादी जो कविता है, प्रगतिवादी कविता जिस संघर्ष चेतना का प्रसार करना चाहती है, उसकी जो सहज अभिव्यक्ति है वो लोक धुनों में ही संभव है। और कहीं कहीं इसमें जो लय व तुक की अगर हम बात करें, तो कहीं कहीं पर ये जो कविताएं हैं इनमें लय और तुक के नियमों से मुक्ति भी दिखाई पड़ती है, ठीक है। बिंबों को लेकर के यहाँ पर क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं।
तो यहाँ पर अगर हम बिंबों की बात करें तो बिंब जो है वो प्रायः सामान्य जीवन के लिए गए हैं। छायावादी बिंबों से भिन्न ये बिंबे यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, एक कविता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक कविता है, गीत गाकर घर लौटते मजदूर, पसीने में भीगा किसान आदि, ये जो है यहाँ पर ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। एक कविता और है यहाँ पर बिंबों को लेकर के, यानी कि बिंब में एक कवि ने जो है कविता लिखी है, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मगन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रतीकों को लेकर के जो है आपको यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए, जो प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रगतिवादी कवि जो है वो बात को साफ साफ कहने के पक्षधर हैं और इन्हें सामान्य रूप से प्रतीकों का मोह नहीं है, क्योंकि प्रतीक बात को जो है छिपाते हैं और कहीं कहीं जो है कुछ प्रतीकों के प्रयोग से इन्होंने वर्ग संघर्ष की जो चेतना को भी जो है इन्होंने व्यक्त किया है। और एक पंक्ति है, तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा, घूसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी, जो कि अभी इस पंक्ति के बारे में अभी आगे जो है हमने बात करी थी। देखिए, ये जो पंक्तियां हैं ये वर्ग संघर्ष को व्यक्त करती हैं और पानी वंचित वर्ग को व्यक्त करता है, जबकि जो चट्टान यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है इस पंक्ति में, जो चट्टान शब्द का जो प्रयोग किया गया है, तो ये जो है शोषक वर्ग की मजबूर स्थिति को जो है व्यक्त कर। ठीक है, अब यहाँ पर हम व्यंगों को लेकर के जो है क्या विशेषताएं हैं ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, व्यंगों को लेकर के अगर हम यहाँ पर इन कवियों की बात करें, प्रगतिवादी कवियों की, तो प्रगतिवादी कवियों में जो है व्यंग क्षमता की अत्यंत प्रभावशील उपस्थिति है और यह जो है समाज के मूल हितों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होने के कारण ये जो कवि हैं ये स्वार्थी व व्यक्तिवादी तत्वों को सहन नहीं कर पाते हैं और ये जो है तिलमिलाहट पैदा करने वाले तीखे व्यंगों का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। एक नागार्जुन की पंक्ति है, सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पर व्यंग्य वगैरह जो देखने को मिलेंगे तो नागार्जुन के बारे में देखने को मिलेंगे। हालांकि इस युग के जो कवि हुए हैं तो सभी ने जो है इन सारी चीजों पर जो है इन्होंने सभी का जो है योगदान रहा है। तो नागार्जुन की पंक्ति है, नागार्जुन कहते हैं कि 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये जो है नागार्जुन व्यंग्य करते हुए लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं, ये हमने विशेषताओं वगैरह के बारे में जो है देख लिया कि क्या क्या विशेषताएं जो हैं, क्या क्या चीजें जो हैं आपको मेन रूप से इस युग के बारे में पढ़ने को मिलता है, क्या क्या चीजें जो हैं इस युग में सुधार किए गई हैं और क्या क्या जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती। अब हम यहाँ पर देखते हैं यथार्थवाद और प्रगतिवाद। यथार्थवाद और प्रगतिवाद, यथार्थवाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है, तो इसकी अगर हम बात करें तो साहित्य में यथार्थवाद जो है उस दृष्टि को कहा जाता है जो आदर्शवाद का विरोधी है तथा वास्तविकता को जो है यथा तथ्य अंकित करना चाहता है। इसका आरंभ जो है वो आधुनिक युग के साथ हुआ है, क्योंकि आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो आधुनिक जीवन जो है जीवन दृष्टि ईश्वर और ईश्वरीय लोक में स्थान पर जो है मानव पर मानवीय लोक को जो है ये केंद्र में रखती है। और जो यथार्थवाद है, तो यथार्थवाद जो है यथार्थ को वस्तुनिष्ठ रूप में पकड़ने का प्रयास करता है। यथार्थ इतना जटिल और गत्यात्मक है कि गत्यात्मक है कि परिवर्तन के इस यहाँ पर जो परिवर्तन का यथार्थ है तो ये जो है यहाँ पर बदल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रगतिवादी चेतना। प्रगतिवादी युग की जो है क्या चेतना है इन कवियों की, प्रगतिवादी चेतना। देखिए, प्रगतिवादी चेतना की बात करें तो समान रूप से अगर हम इसकी बात करें तो प्रगतिवादी चेतना से अर्थ ये होता है कि चेतना जो है वो प्रगतिवाद नामक साहित्यिक आंदोलन से संबंध है। प्रगतिवादी चेतना जो है प्रगतिवादी आंदोलन से संबंध होते हुए भी देश और काल की उन सीमाओं से मुक्त है जिन्होंने प्रगतिवाद को जो है सीमित किया है। और प्रगतिवादी जो चेतना है ये मार्क्सवाद को वैचारिक आधार के रूप में स्वीकार करती है
और मार्क्सवाद की अगर हम बात करें तो मार्क्सवाद ने जो है समाज का वैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था, जिसमें हम देखते हैं कि जिसमें निहित दृष्टिकोण को जो है समाजवादी यथार्थवाद के नाम पर जाना जाता है। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो इसके अनुसार अब जो है समाजों का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे प्रयोगवाद के बारे में। प्रयोगवाद के बारे में अगर हम बात करें, ये सारी चीजें जो है हमने प्रगतिवाद के अंतर्गत जो है देख ली हैं। अब प्रयोगवाद के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो समय है प्रयोगवाद प्रयोगवाद की बात करें तो ये जो है आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में जो है ये सन 1943 में आगे के द्वारा जो है 1943 में, जैसे कि हमने बात क्या करी कि 1936 से 1943 तक जो है वो क्या चलता है, प्रगतिवादी युग चलता है। ठीक है, तो ये जो है ये आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में 1943 में जो है आगे के द्वारा संपादित आगे का जो तार सप्तक है, तो तार सप्तक के प्रकाशन के साथ जो है एक नया मोड़ उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रयोगवाद कहते हैं। और इस संकलन में 7 कवियों की कविताएं शामिल होती हैं इस तार सप्तक में। इन कवियों की अगर हम बात करें, देख लेते हैं यहाँ पर तार सप्तक। तार सप्तक में जो है 7 कवियों की कविताएं यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलती हैं। पहले यहाँ पर जो आपको कवि देखने को मिलेंगे इस तार सप्तक के अंतर्गत आगे के रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, आगे गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, तथा भारत भूषण जो है अग्रवाल। इधर लिखे देती हूँ, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये जो है ये इस तार सप्तक के अंतर्गत जो है 7 कवियों की कविताएं जो है आपको देखने को मिलेंगी। इस तार सप्तक के अंतर्गत 7 कवियों की कविताएं जो है वो शामिल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखना है। और यहाँ पर सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो माना जाता है कि जो प्रयोगवाद है वो प्रगतिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के तौर पर शुरू हुआ जो है आंदोलन है। और ये जो है ये पर्याप्त रूप से अगर हम कहें तो ये सच भी नहीं है कि ये जो प्रगतिवाद है, जो प्रयोगवाद है, ये प्रयोगवाद जो है ये प्रगतिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के तौर पर जो है शुरू हुआ आंदोलन है। ये जो है पर्याप्त रूप से हम सच भी नहीं इसको कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है इन 7 कवियों के नामों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें जो कम से कम जो 3-4 कवियों की अगर हम बात करें तो 3-4 कवि ऐसे हैं कि जिनकी जो निष्ठा है वो मार्क्सवाद के प्रति रही है। और जैसे अगर हम इन कवियों की बात करें तो रामविलास शर्मा हो गए, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल। तो इनका जो रुझान रहा है, इनकी जो निष्ठा रही है वो मार्क्सवाद के यानी कि विचारों के ऊपर जो है मार्क्सवाद के प्रति जो है यहाँ पर ज्यादा आपको दिखाई देगी। ठीक है, और ये जो कवि है इन कवियों के प्रयोगवाद में शामिल होने का मतलब यही था कि आगे की तरह ये भी कवि जो है वो विचारधारा के सत्य को जो है अंतिम मानने को तैयार नहीं होते हैं, और ये अपने स्तर पर अपने सत्य की तलाश करने के जो है इच्छुक होते हैं, और ये जो है अपने सत्य को खोजने की प्रक्रिया जो है प्रयोगशीलता की मांग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्रयोगवाद के कुछ और मायनों की अगर हम बात करें तो प्रयोगवाद जो है कुछ और मायनों में जो है छायावाद से भी अलग है। और प्रगतिवाद जो हमने अभी बात करी तो प्रगतिवाद से भी जो है आपको यहाँ पर अलग देखने को मिलता है। ठीक है,
ये जो है ये छायावादी कविता की रोमानियत और वायवीता तथा प्रगतिवादी कविता की जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, तो वैचारिक प्रतिबद्धता में विरोध खड़ा होकर के जो है स्वानुभूति की प्रामाणिकता को जो है केंद्र में रखते हुए स्थापित करने का आग्रह करता है। और ये जो है शिल्प के स्तर पर ये छायावाद की ठहरी हुई जो अभिव्यंजना है, तो उस अभिव्यंजना प्रणाली तथा प्रगतिवाद की अभिधात्मकता व सपाट बयानी का जो है अतिक्रमण करता है। और इसी नई दृष्टि को जो है आगे ने प्रयोगशीलता कहा है। ठीक है, इसने जो है आगे ने प्रयोगशीलता कहा है। ठीक है, प्रयोगवाद की अगर हम बात करें, आखिर प्रयोगवाद का मतलब क्या होता है, तो प्रयोगवाद में प्रयोग किया गया है कि प्रयोग जो है वो शब्द नए जीवन सत्यों के पाने की बेचैनी का जो है वो घोतक है। और आगे ने तार सप्तक की भूमिका में जो है प्रयोगशील शब्द का प्रयोग किया है। और ये जो प्रयोगशील शब्द है, तो इसे जो है जीवन सत्यों के अन्वेषण का माध्यम जो है ये मानते हैं। और आगे के अनुसार अगर हम बात करें, तो आगे के अनुसार जो प्रयोग है ये अपने आप में जो है वो साधन नहीं है, ये जो है साधन है और दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि के द्वारा जो है कवि प्रेषित करता है, और दूसरा जो वह है जो उस प्रेषण की क्रिया को जो है प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जो है जानने का भी जो है साधन करता है। ठीक है, साधन है। ठीक है, दूसरे सप्तक की अगर हम बात करें, तो दूसरे सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद नामकरण का विरोध करते हुए आगे ने लिखा है कि जो प्रयोग है, तो प्रयोग का कोई वाद नहीं होता है और किसी को प्रयोगवादी कहना उतना निरर्थक है कि जितना जो कवितावादी कहना है। ठीक है, अतः हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रयोगशील है, तो प्रयोगशील होने और प्रयोगवादी होने में भी जो है कुछ फर्क है, और प्रयोगवाद जो है वो प्रयोगशीलता का पक्षधर है। तो ये सारी चीजें जो है ये आगे कहते हैं दूसरे सप्तक में जो है कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं प्रयोगवाद के प्रेरणा स्रोत के बारे में। प्रयोगवाद के प्रेरणा स्रोत के बारे में प्रयोगवाद के प्रेरणा स्रोत है। देखिए, प्रयोगवाद के प्रेरणा स्रोतों की अगर हम बात करें, तो प्रयोगवाद के संबंध में जो है प्रसिद्ध आक्षेप है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन भारतीय समाज की परिस्थितियों से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि ये जो आंदोलन है वो पश्चिमी जो साहित्य है, पश्चिमी यानी कि जो विचारधारा है, तो पश्चिमी साहित्य के प्रभावों पर आधारित है। और यह आरोप जो है वो मुख्य रूप से प्रगतिवादियों या फिर हम कहें कि मार्क्सवादियों ने लगाया है कि ये कहते हैं कि जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध के दौर में प्रगतिवादी कविता जो है वो अमेरिकी पक्ष का जो है वो प्रतिनिधित्व जो है करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है याद रखनी है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रयोगवाद है, तो प्रयोगवाद के उद्भव के मूल में कुछ योगदान जो है वो भारतीय परिस्थितियों का है, तो कुछ जो योगदान है वो पश्चिम के वैचारिक प्रभावों का भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पश्चिम के वैचारिक प्रभावों की अगर हम बात करें, तो ये जो है प्रगतिवाद पर भी था। जो मार्क्सवाद था, मार्क्सवाद जो है पश्चिम से ही आया था। और जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद के आगमन की अगर हम बात करें, तो इसका जो आगमन है वो तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम की जो बहुत सी जो घटनाएं हुई थी, तो उन घटनाओं से जो है सीधे तौर पर जो है जोड़ना यहाँ पर जो संभव था। ये जो आंदोलन हुए थे, इनको जो है प्रयोगवाद की व्याख्या जो है तत्कालीन भारतीय स्थितियों से उतनी आसानी से नहीं होती थी जितनी हम स्वाधीनता प्राप्ति के एकदम गहरे और उसके जो कुछ बाद के जो समय के जो कविताएं थी उसमें जो है हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको प्रयोगवाद के अंतर्गत एक और चीज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रयोगवाद का जो काल है, प्रयोगवाद का काल वह है जब हमारा देश स्वाधीनता के एकदम नजदीक पहुंच चुका था, और स्वाधीनता जो है यहाँ पर मिलना तय होती ही स्वाभाविक था कि अब जो है अब व्यक्ति हितों के संबंध में आग्रहशील हो, जिसका स्वाभाविक परिणाम ये है कि प्रयोगवाद में निहित और व्यक्तिवाद जो प्रयोगवाद पर जो प्रतीकात्मक प्रभाव जो है वो गांधीवाद का भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। गांधी जी की अगर हम बात करें, तो गांधी जी के दर्शन को जो है प्रबुद्ध व्यक्तिवाद कहा जाता है, क्योंकि
यहाँ पर जो है अंततः एक एक व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर जो है ये थे। व्यक्ति की स्वाधीनता का आग्रह जो है वो प्रयोगवाद में भी दिखता है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो आपको देखने को मिलती है कि इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय जो है भारत में तीव्र रूप से अगर हम बात करें गति से शहरीकरण होने, यहाँ पर जो है तीव्र रूप से आपको शहरीकरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो प्रगतिवादी जो प्रयोगवादी जो ये कवि हैं तो ये कवि समान रूप से मानते हैं कि शहरी जीवन के जो अगर हम इन कवियों की बात करें तो ये जो है शहरी जीवन के कवि हैं। और शहरी जीवन की यांत्रिकता जो है, शहरी जीवन की यांत्रिकता तथा जो उपयोगितावादी है, तो इस दृष्टिकोण जो है, ये दृष्टिकोण इन जो इस धारा की जो हम कह सकते हैं इस युग के जो कवि हैं तो ये सारी चीजें इनमें जो है देखने को, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर और देखने को मिल सकती है कि प्रयोगवाद पर जो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रभाव है वो भी जो है यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और भारत पर विश्व युद्ध का सीधा असर बेशक ना हो लेकिन अगर हम यहाँ पर परोक्ष रूप से अगर हम इसकी बात करें तो भारत भी इससे जो है जुड़ा ही दिखाई देता है। कोई भी बड़ा युद्ध की अगर हम बात करें तो मानव जीवन की क्षण भंगुरता को स्पष्ट कर देता है, जिसके अगर हम बात करें तो इसके बाद जो क्षणवादी मानसिकता है तो ये जो है जन्म लेती है और प्रयोगवाद में जो है क्षणवाद के विकसित होने का एक कारण जो है यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसके बारे में जो है याद रखनी है। अब हम आगे देखते हैं प्रगतिवाद व प्रयोगवाद में अंतर। प्रगतिवाद व प्रयोगवाद में, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद में अंतर। देखिए प्रगतिवाद व प्रयोगवाद में अगर हम अंतर की बात करें तो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में जो है कई बिंदुओं पर वैचारिक टकराव होते हैं। पहले अगर हम यहाँ पर बात करें क्या अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन दोनों के अंतर्गत। देखिए प्रगतिवाद जो है ये कला कर्म के सामाजिक कार्य मानता है तथा इन दोनों की जो अद्वैतता है तो इन दोनों की अद्वैतता की जो है ये घोषणा करता है। जबकि जो प्रयोगवाद है तो प्रयोगवाद के अनुसार कविता के प्रति जो दायित्व है और नागरिक दायित्व के जो मूलभूत जो फर्क है वो जो है यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। कविता का जो क्षेत्र है वो सौंदर्यानुभूति का क्षेत्र है। कवि इसलिए भी जो कहते हैं कि कवि इसलिए कवि होता है कि उसके पास जो विशेष सौंदर्यानुभूति जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। प्रगतिवादी जो कविता है तो प्रगतिवादी कविता को स्वोद्देश्य मानता है और उसका उद्देश्य भी जो है पूर्णतः निर्धारित कर देता है। पूंजीवादी का संघार तथा साम्यवाद की स्थापना का जो है यहाँ पर अस्त्र बनना यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगली चीज यहाँ पर और क्या आपको देखने को मिल सकती है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में। तो प्रगतिवाद का जो मानना है, प्रगतिवाद मानता है कि कविता यथार्थ की अभिव्यक्ति है और यथार्थ जो है वो पूर्ण निर्दिष्ट है जिसे आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में जो है देखा जाता है। वही प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद के अनुसार अगर हम बात करें तो जो यथार्थ है वो यथार्थ निर्दिष्ट नहीं है बल्कि वह प्रेक्षक के दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रगतिवाद जो है वो यथार्थ को विचारधारा के चश्मे से देखता है, जबकि जो प्रयोगवाद है वो यथार्थ के इस यांत्रिक बोध का जो है वो विरोध करता है, ठीक है। प्रगतिवाद के अनुसार अगर हम शिल्प की बात करें तो शिल्प जो है वो सिर्फ माध्यम होता है जबकि अंतर वस्तु जो है प्रमुख होती है। अंतर वस्तु के विकास के साथ साथ जो है यहाँ पर शिल्प स्वतः परिवर्तित होता यहाँ पर दिखाई देगा आपको। प्रयोगवाद की वही हम बात करें तो प्रयोगवाद जो है इसके बिल्कुल उल्टा समझता, उल्टा मानता है, यानी कि शिल्पी की कविता जो है यहाँ पर शिल्पी की कविता का नियामक तत्व है वही विधाएं जो है विधाओं में अंतर भी करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्रगतिवाद में जो है यहाँ पर प्रगतिवाद समाज को प्राथमिक मानता है और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है तो उसको जो है ये महत्व नहीं देता है। जबकि प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद की निगाह में व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है बेहद मूल्यवान हो जाती है और इसके अनुसार जो है समाज के प्रति जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं तो इन जिम्मेदारियों को पूरी करने के बाद जो व्यक्ति
यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपने निजी जीवन में यथासंभव स्वतंत्रता मिलनी यहाँ पर शुरू हो जाती है, मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। साथ ही प्रगतिवाद की जो विषय वस्तु है, प्रगतिवाद की विषय वस्तु के केंद्र में गांव और ग्रामीण समाज दिखाई देता है, जबकि प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद जो है वो शहरी जीवन का काव्य है। जैसे हमने प्रगतिवाद में क्या बात करी कि प्रगतिवाद में जो है गांव ग्रामीण ये सारी चीजें जो है समाज ये सारी चीजें केंद्र में है, और स्त्रियों को लेकर के जो है सारी चीजें जो है वो केंद्र में है, यानी कि जो शोषित वंचित जो लोग हैं उनकी चीजें जो है वहां पर उन पर जो है यहाँ पर ध्यान दिया गया है। तो प्रगतिवाद में जो है गांव और ग्रामीण समाज के बारे में जो है आपको देखने को मिलेगा, और ये जो चीजें हैं ये आपको वहां पर केंद्र में देखने को मिलेंगी। जबकि अगर प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद जो है प्रयोगवाद शहरी जीवन का काव्य है, शहरी जीवन की जो चीजें हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से आप ये भी ध्यान दे, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद में अगर हम बात करें तो शहरी जीवन का काव्य तो यहाँ पर लिखा ही गया है, शहरी जीवन पर जो ध्यान दिया ही गया है, लेकिन इस युग के अगर हम कवियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जितने भी इस युग के जो कवि हैं वो भी शहर से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों के बारे में, यानी कि प्रयोगवाद की विशेषताओं के बारे में, प्रयोगवाद की विशेषताओं के बारे में। विशेषता, तो प्रयोगवाद की विशेषताओं के बारे में अगर हम सबसे पहले देखें तो कला पक्ष पर जो है सबसे पहले संवेदना पक्ष पर जो है सबसे पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद जो है संवेदना पक्ष पर देखेंगे। तो संवेदना पक्ष पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको दिखाई देगा भावुकता तथा बौद्धिकता का जो है यहाँ पर संश्लेषण, या हम कहें कि गैर रोमानी भाव बोध जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो है प्रयोगवादी जो कवि है, प्रयोगवादी कविता में ना तो छायावादी काव्य की के जैसे वायवीता और अति भावुकता एवं कल्पना दिखाई देगी, और ना ही यहाँ पर प्रगतिवाद की तरह किसी विचारधारा के प्रति आंतरिक मोह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर नगरीय जीवन के दबाव से निर्मित इनकी जो चेतना है, इन चेतना में भाव बौद्धिकता से जो है संयुक्त होकर के ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ठीक है, एक कविता है, कविता पंक्ति ये है, आगे की पंक्ति है कि सुनो कभी भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद हैं केवल, जरा उनको दबा कर रखो, उनको और पकने दो, ताने और सचने दो कि उनका जो सार है वो उनका सार बंद कर धरा को उर्वरा करते। तो ये जो है ये पंक्ति है आगे की, और ये जो है आपको याद रखना है, ये भावुकता तथा बौद्धिकता का संश्लेषण या गैर रोमानी जो भाव बोध है तो इसमें जो है ये व्यक्त करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, यानी कि दूसरी विशेषता आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, नवीन राहों का अन्वेषण, नवीन राहों का अन्वेषण जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नवीन राहों की अन्वेषण की बात करें तो प्रयोगवादी कवियों ने जो है प्रदत्त सत्यों को अस्वीकार किया है, और ये परंपरा और रूढ़ी में जो है बारीक अंतर करते हैं, और परंपरा को जो है ये महत्व देते हुए रूढ़ियों का जो है विरोध करते हैं, और ये कहते हैं कि परंपरा जो है परंपरा अर्जित किया गया सत्य होता है जो दी गई है, और रूढ़ी जो है जो कि रूढ़ी है परंपरा वह है जो व्यक्ति के विवेक के साथ जो है संवाद करने की क्षमता रखती है, और ये जो कवि है ये रूढ़ियों को तोड़ते हैं और यह तोड़ना उन्हें जो है सुखदाई लगता है। एक पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है, भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा इनकी पंक्ति है कि ये किसी निश्चित नियम क्रम की जो है सरासर सीढ़ियां हैं, पांव रखकर बढ़ रही जिन पर किसी अपनी पीढ़ियां हैं, बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे तीर के जैसे बढ़ेंगे, इसलिए इन सीढ़ियों के फूटने का सुख जो है टूटने का सुख है। तो ये जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रयोगवाद के अंतर्गत। देखिए अगर हम यहाँ पर प्रयोगवाद और
प्रगतिवाद में बात करें तो यहाँ पर जो है प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में बहुत से अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रगतिवाद का निषेध आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है कोई भी अगर विचारधारा की बात करें तो कोई भी विचारधारा एक यांत्रिक चिंतन पैदा करती है जिससे केवल सतही व सैद्धांतिक तौर पर जो है समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है। विचारधारा के प्रवाह में अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहने वाले व्यक्तियों का निजी व्यक्तित्व यहाँ पर जो है खो जाता है। प्रयोगवादी कभी जो है स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और ये जो है विचारधाराओं से जो है अपने काम भर का जो है ये तत्व स्वीकारते हैं। और मुक्ति बोध ने जो है मार्क्सवाद से यहाँ पर मुक्ति बोध ने मार्क्सवाद से तो आगे जो है वो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से जो प्रेरणा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर आपको अगली विशेषता क्या देखने को मिलेगी, व्यक्ति को महत्व है। देखिए व्यक्ति के महत्व की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रयोगवादी कभी जो है वो सामाजिकता का निषेध नहीं करते, बल्कि यह जो है व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर बल आवश्यक देते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति समाज से तो नहीं बल्कि समाज में अवश्य स्वतंत्र है। इनकी स्पष्ट मानना है इन कवियों की कि कविता जो है, कविता जिस अनुभव से रची जाती है वह जो है वो व्यक्ति ही हो सकती है, सामाजिक नहीं हो सकती। ठीक है, आज्ञे ने नदी तथा द्वीप के प्रतीकों से जो है समाज व व्यक्ति के संबंधों के कई जो है प्रतीकात्मक चित्र खींचे हैं। और एक उदाहरण है आज्ञे का, आज्ञे की एक पंक्ति है। आज्ञे लिखते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते हमको छोड़ कर स्रोत सुनी बह जाए, वह हमें आकार देती किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत विनी किंतु हम बहते नहीं। और क्योंकि बहना जो है वो बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। तो ये जो है ये आगे लिखते हैं, आगे की ये जो है पंक्ति है। यहाँ पर आपको अगली चीज क्या देखने को मिल सकती है, क्षण को यहाँ पर जो है आपको महत्व देखने को मिल सकता है। देखिए क्षणों के महत्व की बात करें तो प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद अनुभूति का काव्य है और अनुभव जो है यहाँ पर क्षणजन्य होना है। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक पंक्ति है यहाँ पर, और सब समय पराया है बस उतना ही क्षण अपना तुम्हारी पलकों का कापना, ये जो है पंक्ति है। यहाँ पर आपको प्रगतिवाद से अलग और एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यौन चेतना की प्रबलता। यौन चेतना की प्रबलता की बात करें तो प्रयोगवादी काव्य में यौन चेतना के जो है कई बिंब दिखाई पड़ते हैं, जो कि संभवतः अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के वैचारिक प्रभाव से जो निर्मित हुए हैं, तो ये जो है आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर जो है आपको और क्या देखने को मिलेगी, शहरी प्रेम दृष्टि। जैसे हमने क्या बात करी कि जो प्रगतिवाद है उसमें जो है प्रगतिवाद जो है वहां पर गांव और किसानों पर जो है वहां पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद में जो है शहरी जो जीवन है उसके बारे में जो है यहाँ पर कहानियां लिखी जाती हैं और शहरी जीवन पर जो है यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो कवि है वो शहरी है, इस वजह से भी जो है यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको शहरी प्रेम दृष्टि भी जो है आपको देखने को मिलेगी। जैसे प्रयोगवादी कवि जो है वो शहरी है और इनका जो प्रेम है वो बौद्धिक है और शुद्ध भावनात्मक एवं काल्पनिक नहीं है। इनका प्रेम जो आपको दिखाई देगा वो जीवन की एक जरूरत यहाँ पर जो है दिखाई देगा, और इनका जो प्रेम है वो अशारीरी नहीं है। ठीक है, इसमें जो है शारीरिक पक्ष से अनिवार्यता जो है उपस्थित है। ठीक है, ये जो कवि है ये प्रेम के प्रति छायावाद की तरह रोमानियत का जो है रोमानी का नजरिया नहीं रखते हैं, बल्कि ये जो कवि है एक पारस्परिक जरूरत की पूर्ति समझते हैं। और यही कारण है कि प्रेम के प्रति इनमें से जो है वह समर्पण भाव या कैशोर उद्वेग नहीं दिखता है जो छायावाद में जो है आपको देखने को मिलता है। एक पंक्ति से हम समझ सकते हैं, एक पंक्ति है आगे की पंक्ति कहते हैं कि फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, जीवन का जो है सुख लो,
देह मन आत्मा की रचना से, पर मरे तो मर जाने दो। ये जो है ये अज्ञेय कहते हैं। और किसमें कहते हैं? ये शहरी प्रेम दृष्टि जो प्रयोगवादी कवियों में जो दिखती है, इसमें जो है ये कहते हैं एक पंक्ति। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शिल्पों को लेकर के जो है क्या विशेषताएं रही हैं। आपको यहाँ पर शिल्पों को लेकर के जो है क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो अगर हम इसके शिल्प पर बात करें तो प्रयोगवादियों ने जो है शिल्प को अत्यधिक महत्व दिया है। उन्होंने शिल्प को जो है कविता की निर्धारक विशेषता माना है। इसके अनुसार कवि की जो मुख्य चुनौती है वो संवेदना की सहानुभूति का जो है यहाँ पर सहानुभूति करना नहीं, यहाँ इनकी जो चुनौती है, यहाँ पर इनकी जो चुनौती है उसकी सटीक अभिव्यक्ति करना है संवेदना की। और कवि तथा अकवियों की अगर हम बात करें तो कवि तथा अकवियों में जो है मूल अंतर जो है वो संवेदना का नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति समर्थन का जो है यहाँ पर मूल अंतर आपको दिखाई देता है। यहाँ पर हमें इनकी भाषाओं की अगर हम बात करें, भाषा को लेकर के क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं प्रयोगवाद में। भाषा की अगर हम बात करें तो प्रयोगवादी कवियों ने जो है भाषा को काफी महत्व दिया है। और अज्ञेय कहते हैं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, जानने का माध्यम भी है। और जितनी हमारी भाषा होती है हम उतना ही सोच सकते हैं। और इन कवियों ने जो है शब्दों को खुला आमंत्रण दिया है। तत्सम और तद्भव, अंग्रेजी, ये जो शब्द हैं इन शब्दों का जो है इन कवियों ने चयन किया है। शब्द शक्तियों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इन्होंने लक्षणा या अधिक जो है लक्षणा का जो है इन्होंने अधिक प्रयोग किया है। एक पंक्ति है, धर्मवीर भारती ने जो है ठंडा लोहा, इनकी एक कविता है ठंडा लोहा में कहा है धर्मवीर भारती ने, इनने कहा है कि कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं, मेजों से लग कर सो जाते कितने पाठार। तो ये जो है ये ठंडा लोहा में धर्मवीर भारती ने जो है कहा है। ठीक है, ठंडा लोहा जो है इनकी कविता है, ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर और क्या चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। आप प्रस्तुत विधान जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इनके यहाँ जो है उपमान बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देगा, क्योंकि ये जो कविताएं हैं ये कविता की ताजगी जो है या बासीपन उपमानों पर भी जो है यहाँ पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको दिखाई देंगी। एक कविता है, आप कविता से समझ सकते हैं। एक कविता है कि अज्ञेय की कविता है काल की बाजरे में जो है इन्होंने काल की बाजरे की एक कविता है, काल की बाजरे में जो है इन्होंने लिखा है, अगर मैं तुमको ललाते सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है। ठीक है, तो ये जो कविता है ये आगे लिखते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रतीकों को लेकर के जो है आपको यहाँ पर क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, क्या चीजें यहाँ पर देखने को। प्रतीकों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रयोगवाद में जो है बड़े पैमाने पर प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। और यथार्थी की जो जटिलता है वह सूक्ष्मता है, तो इसको जो है अभिव्यक्त करने के प्रयास में जो है प्रतीक यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। सर्वाधिक प्रतीक जो है यहाँ पर आपको यौन प्रसंगों से संबंधित होते हुए दिखाई देंगे। व्यक्ति व समाज के जटिल संबंधों को भी जो है यहाँ पर बूंद व समुद्र, द्वीप व नदी और द्वीप व दीप माला आदि जो यहाँ पर प्रतीक है, तो ये जो है यहाँ पर व्यंजित किए गए हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। छंदों को लेकर के जो है आपको यहाँ पर क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं। छंदों को लेकर के अगर हम विशेषताओं की बात करें तो प्रयोगवादियों ने छंदों के स्तर पर भी जो है नए नए प्रयोग किए हैं। और मूल रूप से अगर हम यहाँ पर बात करें तो मूल रूप से यहाँ जो छंद है वो छंद के नियम का निषेध ही दिखता है, किंतु यहाँ पर जो लय है लय का विशेष ध्यान यहाँ पर जो है रखा जाता है। काव्य रूपों की अगर हम बात करें तो इनके काव्य जो है, इनके काव्य को ना प्राबंध कहा जा सकता है और ना ही मुक्तक कहा जाता है। ठीक है, ये जो कविता है वो प्रयोग धर्मी होने के कारण जो है वो पारस्परिक कह सकते हैं कि काव्य शास्त्रीय ढांचे की जो कविता है काव्य शास्त्रीय ढांचे का जो है अतिक्रमण करती है। और इनकी कविताएं हैं, इनकी जो कविताएं हैं वो छोटे आकार की कह सकते हैं कि प्रगीतात्मक कविताएं हैं। हालांकि इनमें जो छायावादी प्रगीतों की अगर हम बात करें
तो छायावादी प्रतीकों की जो तीव्रता और भावुकता जो है यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। अगली हम बात करते हैं यहाँ पर बिंबों को लेकर के जो है क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। बिंबों को लेकर के अगर हम विशेषताओं की बात करें तो प्रयोगवादी कविता यानी कि प्रयोगवादियों की जो कविता है, तो इन कविता का जो बिंब है उन बिंबों पर जो है काफी जोर दिया गया है और अपने अनुभव से जुड़े ताजी और नए बिंबों को जो है कविता में शामिल करना इन कवियों की कह सकते हैं कि प्राथमिकता यहाँ पर जो है दिखाई देती है। मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ यौन बिंब तो कुछ यहाँ पर जो है आपको कोमल बिंब इस काल में दिखाई पड़ते हैं। एक पंक्ति है, पंक्ति ये है कि बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से कि जैसे हंस दिया हो, हंस रही सी आंख ने जैसे किसी को कस दिया हो। तो ये जो है पंक्ति है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि मूल्यांकन आखिर जो है इस कविता का जो है क्या है। तो हिंदी कविता के इतिहास में अगर हम प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद जो है वो कई कारणों से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तरफ अगर हम बात करें तो एक तरफ इस आंदोलन ने जो है नई कविता की पृष्ठभूमि तैयार करी है, तो दूसरी तरफ अगर हम प्रयोगवाद की बात करें तो दूसरी तरफ जो है ये व्यक्ति के निजी जीवन की आकुंठ अभिव्यक्तियों का जो है मार्ग प्रशस्त किया है। विचारधाराओं को खारिज करते हुए इस कविता ने जो है जिस स्वानुभूति की प्रतिष्ठा की है वो जो है आज भी हिंदी कविता को जो है बड़ा योगदान मानती जाती है। और इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन की जो कुछ सीमाएं हैं यहाँ पर जो है ये भी देखने को मिलती हैं। एक तो अपनी आंदोलन धर्मी जो है प्रवृत्ति के कारण ये जो आंदोलन है तो इस आंदोलन के जो कवि हैं तो चौंकाने की प्रवृत्ति से ग्रस्त होते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यह जो कविता है वो व्यक्ति के निजी प्रसंगों में ही विचरण करती रहती है और समाज से जो है ये कविता इनकी नहीं जोड़ पाती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो है आपको एक और चीज आपको इस सिलेबस में जो है दिखाई देगी, प्रापद्यवाद या नाकेनवाद। आखिर प्रापद्यवाद या नाकेनवाद क्या होता है इसको भी जो है हम जान लेते हैं और ये जो है आपको जानना जरूरी है। प्रापद्यवाद या नाकेनवाद क्या होता है। प्रापद्यवाद या नाकेनवाद की हम बात करें तो प्रापद्यवाद प्रयोगवाद के समानांतर ये जो है ये बिहार में विकसित हुआ एक काव्य आंदोलन है जिसका दावा ये है कि सच्चा प्रयोगवाद जो है इसी के पास है। यह 3 कवियों के द्वारा जो है मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि शुरू किया गया था। और इन 3 कवियों में अगर हम बात करें तो आपके आ जाते हैं नरेश कुमार, दूसरे आ जाते हैं आपके केसरी कुमार और तीसरे यहाँ पर जो आपको कवि देखने को मिलेंगे प्रापद्यवाद के अंतर्गत नलिन बिलोचन शर्मा। तो ये जो है आपको यहाँ पर प्रापद्यवाद के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, जो कि ये प्रापद्यवाद जो है ये प्रयोगवाद के समांतर जो है बिहार में विकसित हुई एक काव्य आंदोलन है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। नाकेनवाद की अगर हम बात करें तो इसे जो है नाकेन यानी कि ये जो कवि है, हमें इन 3 कवियों की बात करी, नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश कुमार और केसरी प्रसाद है। तो इन तीनों कवियों के नामों से पहले ये जो इन तीनों कवियों के नामों का जो पहला अक्षर है यानी कि नलिन बिलोचन और नरेश केसरी, तो इसी को नाकेनवाद भी कह दिया गया है। यानी कि ये जो कवि है ये तीनों कवि हैं, इन तीनों कवियों के जो नामों का जो पहला अक्षर है तो इसी अक्षर को मिलाकर के जो है क्या कह दिया गया है, इसे नाकेनवाद कह दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये सारी चीजें याद रखनी है प्रापद्यवाद या नाकेनवाद के अंतर्गत। एक बार जो है और इसको समझा देती हूँ। देखिए, प्रापद्यवाद वो है जो प्रयोगवाद के समांतर जो है ये बिहार में विकसित हुआ एक काव्य आंदोलन है और इसका दावा है कि सच्चा जो प्रयोगवाद है इसी के पास जो है
ये 3 कवियों के द्वारा प्रयोग शुरू किया गया था। 3 कवियों में से कौन कौन है? नरेश कुमार, केसरी कुमार और नलिन बिलोचन शर्मा। अब ये तीनों जो कवि हैं, इन तीनों के नामों से इन तीनों के नामों के पहले अक्षर को जो है मिला करके नाकेनवाद जो है कह दिया गया है। ठीक है, इन तीनों कवियों के यहाँ पर इन तीनों कवियों के पहले अक्षर को, यानी कि इसको और इसे और इसे, ठीक है, तो नाकेनवाद जो है कह दिया गया है। ठीक है, नाकेनवाद जो है कह दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। देखिए, नाकेनवाद की अगर हम बात करें, नाकेनवादी कवियों की अगर हम बात करें, तो ये जो कवि है ये 1936 से 1938 के दौर में जो है ये कविताएं लिखनी शुरू करते हैं, यानी कि ये नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश कुमार और केसरी प्रसाद। तो ये जो है ये कविताएं आपके एग्जाम में आ भी सकता है और याद रखनी है। तो ये जो 3 कवि हैं, ये कब अपनी कविताएं लिखना शुरू करते हैं? 1936 से 1938 के दौर पर जो है ये कविताएं अपनी लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका जो दावा है वो यह भी कहते हैं कि प्रयोगवाद के सैद्धांतिक सूत्रों को जो है तार सप्तक के प्रकाशन से जो है पहले ही प्रयोग कर चुके थे। ठीक है, इन 3 कवियों की अगर हम बात करें, तो इन 3 कवियों का एक काव्य संकलन है जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ था और जिसका नाम है नाकेन के प्रापद्य। नाकेन के प्रापद्य। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। और ये जो नाकेन के प्रापद्य, इसकी जो भूमिका है, इसकी भूमिका को ही इनका जो है घोषणा पत्र कहा गया है। और इस भूमिका का जो सार तत्व की अगर हम बात करें, तो ये है कि तार सप्तक के जो कवि हैं, तार सप्तक के कवि वस्तुतः प्रयोगवादी नहीं है बल्कि प्रयोगशील हैं, क्योंकि ये जो कवि हैं ये प्रयोग को जो है साधन के रूप में लेते हैं। और सच्चे प्रयोगवादी तो हम हैं, क्योंकि हमने प्रयोग को जो है साध्य के रूप में जो है अपनाते हैं। ठीक है, अपनाया है, ये जो है ये कवि कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक पंक्ति यहाँ पर कही गई है। एक पंक्ति है कि एक दिन यहाँ मैंने एक कविता लिखी थी, जहाँ रहना मुझे नापसंद था और रहने भेज दिया था, जगह वह भी जहाँ रहना अच्छा लगता है और रहता गया हूँ, वहाँ शायद ही हो कि कविता कभी लिखी हो। तो ये जो है ये कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रापत्यवाद का जो हिंदी काव्य है वो इतिहास में जो है प्रतिष्ठापूर्ण स्थान नहीं है, जो कि निषेधात्मक प्रवृत्तियों को जो है आगे चल करके कविता में जो है विस्तार पाता है। और इन्हीं का जो सूक्ष्म रूप है वो प्रापत्यवाद या नाकेनवाद में जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अंतर्गत। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो हम यहीं तक रखते हैं। ये देखिए, बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि पीपीटी में जो है जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो है जोड़ना जरूरी नहीं है। जितनी भी चीजें हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नंबर पे जो है जो है आप मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे राम आईएएस ऐप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर के जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। राम आईएएस जो है सर्च करिएगा तो वहाँ पर जो है आ जाएगा और वहाँ से जो है डाउनलोड करिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आपके जो जितने भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ से जो है आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ से आपके डाउट जो है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन वो हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, यानी कि अगली जो हमारी क्लास होगी हिंदी साहित्य के अंतर्गत, तो वहां पर हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के अंतर्गत नई कविता और
समकालीन कविता यानी कि साठोत्तरी कविता, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके सिलेबस में जो और चीजें जो है मेंशन है उसके बारे में जो है हम देखेंगे, यानी कि कहानी उपन्यास वाला जो पार्ट है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।